दिल वाले दुल्हनिया ले जाएगा कोई सीन क्रिएट करना चाह रही होंगी, लेकिन दिल वाले तो नहीं, लेकिन ले गए दुल्हनिया किसी तरह। हमारे मुल्क में लाश बनने का तो सवाल नहीं है, लाश तो अवेलेबल है। इंडिया जो यकीनी तौर पर हमारा दुश्मन मुल्क है, उसने 2009 में हमारी क्रिकेट को डैमेज किया। यहाँ पर रहना, यहाँ तक आना, 1000 किलोमीटर तय करके आना, वो काफी मुश्किल होता है। 2 दिन बाद हम फिर इस पे जरा तफ्तीश करेंगे। फिर हाँ, तफ्तीशी बिल्कुल ऐसे अफसर बन गए। हर धोखा हर पासे। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। जी आया नू बखैर आगले भली करे आया। वर्षत के दुनिया बोल है के साथ मैं हूँ सोनिया सुंदस और मैं हूँ सैयद फैसल करीम। और मिस सोनिया आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल खैरियत ठीक से? ठाक, खैरियत। आप सुनाइए, मैं बस सब क्या हो रहा है आजकल, क्या चल रहा है? अब आजकल हो ये रहा है कि टिकटॉक जो है ना वो चल रहा है, जिसको देखो वो टिकटॉक बनाए जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। कोई सड़क पे बना रहा है, घर पे बना रहा है, लेकिन आपको पता है ये शौक जो है वो महंगा बहुत साबित हो रहा है आजकल। हाँ, ये तो है, बहुत महंगा साबित। जरा आपको दिखाते हैं कि एक खातून टिकटॉक बनाने की कोशिश कर रही थी, फिर हुआ क्या। पहले वीडियो दिखाते हैं आपको, फिर इस पे जरा करते हैं चर्चा। शेरने का तुमसे कोई अच्छा है ना, तुमसे कोई प्यारा। आ जाओ। इधर आयो। अब ये खातून जो कि एक तो पहले इस पिंजरे के अंदर गई, ऑब्वियसली ये किसी का प्राइवेटली ये इसने पाला होगा, घर की छत ही गालिबन लग रही है या आई डोंट नो, लेकिन ये किसी ने पाला है। ये खातून जो है उनसे दरख्वास्त करके अंदर चली गई हैं। ये जो है ना, अब आप इसको अगर दोबारा देखें ना तो ज़रा सा मेरे ख्याल से 1, 2, 3 इंच इसका जो पंजा था थोड़ा और आगे होता ना, काम हो गया था। अगर आप देखें, खाली ये नहीं, इस तरह की कई वीडियोस आ हाँ। चुकी हैं और रिसेंटली 2 से 3 रोज़ हुए। एक श्रीलंका खातून जो है वो ट्रेन पर चढ़कर वीडियो बना रही थी अपनी, और वो उससे डोर से बाहर निकली और गिर के खत्म। बहुत अच्छे यार, वो दिल वाले दुल्हनिया ले जाएगा कोई सीन क्रिएट करना चाह रही होंगी, लेकिन वो दिल वाले तो नहीं, लेकिन ले गए दुल्हनिया किसी तरह। चलते हैं बड़ी खबर की जाने। सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब को पूरा करने की एक और कोशिश, एक और हादसा, कई जानें चली गईं। यूनान के करीब तारकीन वतन की 3 कश्तियां उलटने का मामला। अब तक एक पाकिस्तानी के जाबाक होने, 47 के बच जाने की तस्दीक हुई है। इंसानी स्मगलिंग आलमी अलमिया बनता जा रहा है, हल कोई नजर नहीं आ रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी की तारीख करीब से करीब तर आती जा रही है, लेकिन भारत के इवेंट में शिरकत के तरीक़ेकार पर आईसीसी की जानिब से अब तक कोई चीज़ सामने नहीं आ पा रही है। भारतीय मीडिया के फ्यूजन मॉडल पर ज़मानी मुआहदे के दावे को 3 दिन गुजरने के बावजूद भी आईसीसी की पुरस्कार खामोशी की वजह आखिर है क्या, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। कराची के नवासी रोड पर टूटी पानी की लाइन की मरम्मत का काम जारी, बूंद बूंद को तरस गए अवाम। 12 रोज से मुख्तलिफ इलाकों को पानी की सप्लाई बंद है। कोई पूछने वाला? पूछेंगे सीईओ वाटर बोर्ड से। और एडवेंचर और थ्रिल से भरपूर मोटर स्पोर्ट्स में खातून रेसर का बड़ा कारनामा, झल मक्सी जीप रैली पे रिदा ज़ैनब ने सबको पीछे छोड़ डाला। पहली पोजीशन हासिल करने वाली फख्रे पाकिस्तान आज होंगी बोल में हमारी मेहमान। चलिए करते हैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़। जैसे कि हमने आपको बड़ी खबर में ही इब्तिदा में बताया, एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया। यूनान का जनूबी जजीरा गावडोस और उसके करीब लकड़ी की कश्ती उल्टी, कम अज़ कम 5 तारीख़ वतन डूब गए हैं। ऐनी शाहिदीन का ये बताना है कि तलाश की कार्रवाइयाँ जारी रहने के बावजूद बहुत से अफराद जो हैं वो लापता हो गए हैं। बिल्कुल, दफ्तर खारजा ने एक पाकिस्तानी के जा बहक जबकि 47 पाकिस्तानियों को बचाने की तस्दीक भी कर डाली है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर यूनान में पाकिस्तानी सफारत खाना में खुसूसी सेल कायम कर दिया गया है। और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस वाक़े की तहकीकात का हुक्म तो दे दिया है और यूनान कश्ती हादसे पर सबने अफसोस का इजहार तो किया, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इससे पहले भी इस तरह का एक वाक़या पेश आ चुका था और उसमें तो पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद जाँ हो गई थी। बार बार लगातार इस तरह का जो है वो इक़दाम उठाया जाता है लोगों की जानिब से। और सोनिया, आपको पता है कि ये कोई सस्ते में काम नहीं होता है, लोगों के लाखों रुपए डूबते हैं इसमें, न जाने। और जो खुशकिस्मती से बच के वापस आ जाते हैं, एक तो उन पे ये धब्बा हो जाता है कि अब वो दुनिया में कहीं ट्रैवल नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है ना, अब गैर कानूनी तौर पे किसी मुल्क का बॉर्डर क्रॉस करने की आपने कोशिश की है। इससे पहले भी इस तरह का वाक़या पेश आया था, एक बार फिर इस तरह का वाक़या पेश आया है। ये बात सुनने में जी आती ही रहती जी है जी और इतने बिल्कुल लोग जहाँ भाग हो जाते हैं, लेकिन फिर भी लोगों को क्यों समझ में नहीं आता है इस पे, और हमारे इदारे जो हैं वो इस पे क्या कर रहे हैं।
बात कर लेते हैं साबिक एडिशनल डायरेक्टर FIA सज्जाद बाजवा साहब आज हमारे साथ मौजूद है। सज्जाद साहब गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द शो सज्जाद साहब। और बहुत ही भारी दिल के साथ ये खबर हमने नाजरीन के साथ शेयर की है कि चाहे वो 5 हो, चाहे 1 हो, चाहे पाकिस्तानी हो या फिर किसी और नेशनैलिटी का भी शख्स हो, किसी की भी जान जाती है सुनहरे मुस्तकबिल का ख्वाब देखने की पादाश में, तो इससे बढ़ के कोई बुरी बात नहीं हो सकती है। सज्जाद साहब, ये गंदा धंधा न जाने कब से चला आ रहा है। डिंगी लगा के लाखों रुपए इस पे लूट लिए जाते हैं। इंसानी स्मगलर्स जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी की जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें हर साल इस तरह के वाक़यात देखने में आते हैं। सो व्हाट्स द रीज़न के ये हम रोक नहीं पा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो तो जनरल पब्लिक पे आती है। जो वारसान हैं, जो लोग जा रहे हैं, वो इतना रिस्क ले रहे हैं, बार बार की खबरें आने के बावजूद कि इतने लोग वो उसमें जाम बहक हो गए, इतने खतरात हैं, इतने खतरात को भी मोल लेते हैं और फिर जो है वो इन रास्तों का, वो कश्ती का जो सफ़र है इसका वो सिलेक्ट करते हैं इसको। दूसरी जो बात है वो ये है कि मुल्क में हालात ऐसे हैं जिसकी वजह से उनको कुछ बाहर नज़र आता है, जो उनको ख्वाब नज़र आते हैं, ये कुछ दिखलाता है या बहकाता है। कभी आप यूरोप चले जाएंगे तो आपके मुस्तकबिल बेहतर हो जाएगा। उस सिलसिले में को हमारा गवर्नमेंट का कि आप कोई ऐसी पॉलिसी बनाए, जॉब क्रिएट करे और जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है उसके हिसाब से आपकी जो जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो अवेलेबल हों और उसमें उसमें ऐड ऑन किया जाए। तीसरा इसमें आता है जो हमारा गवर्नमेंट है उसमें उसका ये रोल आता है कि जो ऐसे लोग इस धंधे में मुलव्वस हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, जिसमें FIA में सबसे बड़ा रोल जो FIA का है। और आए रोज़ होते हैं और इसमें सबसे ज़्यादा जो तादाद है वो भी तकरीबन गुजरांवाला डिवीज़न की है। अच्छा। इसी एरिया से जो है वो डिंकी लगाने वालों की अक्सरियत हमेशा इधर इसी इलाके से है। कुछ उससे सराउंडिंग एरियाज़ पहले आप उसमें गुजरात के साथ सरगोदा डिवीज़न को मिला लें तो आप इसी में या पिंडी डिवीज़न को मिला लें तो ये थोड़ा-सा बहुत कोई कश्मीर का एरिया आ जाएगा, जहाँ से लोग ज़्यादा तरजीह देते हैं इन रास्तों को। अब जो लीबिया है वो उसके रूट है जो पहले था कि वो ईरान के थ्रू जाना लंबा रास्ता था। फिर जो हमारे वीज़ा थे मज़हबी जिसमें ज़ियारात का था, उम्रा है, उसके ज़रिए या दुबई से जाके आगे फिर वो लीबिया पहुँचे। अब इसमें आके रोकथाम का कि भी आप जो मुतलका अदारे हैं वो इसको रोकें, इसका कोई एनालिसिस करें, लेकिन बदकिस्मती से ना कभी पहले किसी को हुई कि जो इसमें मुलव्वस थे उनको सज़ा हुई, जो जिसमें जो इंक्वायरियाँ होती रहीं। और हमारे मुल्क में आप देखेंगे जब भी कोई वाक़या हुआ, पहले भी जब हुए तो प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस ले लिया, 2 दिन वो अखबारों की ज़ीनत बना, मीडिया में आया, उसके बाद वो मट्टी डल गई और बात ख़त्म हो गई। अब भी ऐसे ही होगा कि एक आध बयान आएगा और ऊपर से कोई नोटिस लेगा और फिर वो भी भूल जाएंगे और नीचे वाले भी भूल जाएंगे, वो फिर उसी तरह फिर रूटीन में चल पड़ेंगे और जी ये सिलसिला जी सज्जाद साहब, चलता जी सज्जाद साहब, आपकी ही बात से मैं एक सवाल निकालना चाहूँगी। आपने कहा कि ये वाक़या हुआ है और कुछ दिन में सब इसे भूल जाएंगे, तो ऐसा क्यों है? ये वाक़या अभी एक वाक़या तो है नहीं, इससे पहले कई बार हो चुका है। मुझे याद पड़ता है कि 700 लोग जो है वो भी जहाँ भाग हो गए थे, 600-700 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये बहुत एक बड़ी और अहम चीज़ है, इतनी सारी इंसानों का ज़ाया हो जाना, और एक बार नहीं कई बार माजी से हम ये बातें सुनते आ रहे हैं। तो कोई लॉ नहीं बना इसके लिए अब तक, इवन जो एजेंट्स होते हैं उनके लिए, कि गैर कानूनी तौर पे बहरहाल ये सब काम हो रहे हैं ना? हमारे मुल्क में लॉज बनने का तो सवाल नहीं है, लॉज तो अवेलेबल हैं, लॉज पे इम्प्लीमेंटेशन का है। जो जो असल मसला है वो लॉज पे इम्प्लीमेंटेशन का है और एग्जीक्यूशन का है कि उस पर अमल किया जाए। जो ऐसे धंधे में मुलव्वस लोग हैं उनको सजाएं दिलवाई जाएं। उनकी सबसे पहले बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनकी जो बाहर जाने में जो इन्वॉल्व लोग हैं, चाहे वो FIA इमिग्रेशन की हैं, चाहे वो प्राइवेट लोग हैं, जब वो एजेंट माफिया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनको सजाएं दिलवाई जाए। सेकंड आ जाता है फिर उनको अगर सजा नहीं मिलती तो फिर वो दोबारा इस धंधे में लग जाएंगे। इजी मनी है और एजेंटों के लिए भी इजी है, लोगों को बहकाएं, पैसे न कमाएं और कर दें। अब इसमें सज्जाद साहब अब आ जाते हैं हम कि आपने रूट भी बता दिया और ये सबसे
ख़तरनाक बात ही यही है कि ये जो एक तो मजहबी वीज़ा जो होता है हमारा, उसको लेके लोग चले जाते हैं और फिर उसके बाद वो स्लिप हो जाते हैं। लेकिन आपको लगता है कि ज़ाहिर सी बात है, जो उनके, जैसे आपने अपनी गुफ्तगू में कहा कि जो उनके रिश्तेदार हैं, जो उनके माँ बाप हैं, उनकी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि उनको समझाएं कि ये गलत रास्ता है, लेकिन असल में सारे के सारे ना वो यही सोचते हैं, उनका थॉट प्रोसेस ये है कि जी असी सरहद लांग के तो गुस जावांगे तो उसके बाद असी यूरो ते डॉलर कमावांगे तो साड़ी फिर जो है वाह वाह हो जाएगी। प्रॉब्लम यह है कि उनको काउंसलिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जिस जगह आप जा रहे हैं वहाँ पे ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है। अगर आप समझते हैं कि आप सिर्फ मजदूरी करेंगे और ये सब करेंगे, आपको हर वक्त धड़का लगा रहेगा कि वहाँ की जो लोकल अथॉरिटी वो आएगी, वो चेक करेगी, आपको धर लेगी एंड देन या तो आप वहाँ जेल में सड़ेंगे या फिर आप दोबारा डिपोर्ट कर दिए जाएंगे। तो आपको लगता है कि ना सिर्फ ये कि लोकल सतह पे बल्कि गवर्नमेंट सतह पे भी अब काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ऐसे लोगों को? देखिए, सबसे पहले है कि जो लोग जाते हैं तो वो सबसे पहले क्या करते हैं, वहाँ किस हालत में रह रहे होते हैं, उनकी लाइफ क्या होती है और कितने साल का प्रोसेस है, ये सारा अगर पहुँच भी जाए तो फिर भी बहुत सारे लाइफ साल का प्रोसेस है। उस प्रोसेस में उनकी अपनी लाइफ तो ख़त्म हो जाती है। उनकी अपनी लाइफ नहीं, ना उसके बीवी, ना उसके बच्चे, ना उसके जो एक फैमिली लाइफ होती है, वो तो उनको मिलती ही नहीं है। सबसे पहला जो बेसिक है, इंसान जो भी करता है अपने बीवी बच्चों की अपनी पर्सनल लाइफ के लिए करता है, तो वो उनकी खत्म हो जाती है। वो 5-10 साल के बाद अगर वो उनकी कोई शादी होगी, वो वापस आएंगे या उनके बच्चे पीछे रह गए हैं तो उनके तो पीछे जो वो जाते हैं सबसे पहले क्या काम करते हैं, जो पीछे पैसे थोड़ा बहुत भेजते हैं मेहनत मजदूरी करके, वो पीछे वाले भी सबसे पहले अपने घर की हालत बेहतर करते हैं। तो सब समझते हैं कि अच्छा भी बाहर चले गए तो पैसा बड़ा अच्छा आ जाएगा, और ये जो है ना पता नहीं क्या वहाँ पे कोई दरख्तों से पत्ते उतर रहे हैं तो इसलिए वो आ जाते हैं। और बाहर जो चला गया है वो अगर बताएगा भी ना कि मेरे यहाँ हालात बहुत ख़राब हैं, तो पीछे वाले कहते हैं अच्छा खुद तो बैठा हुआ है वहाँ पे और हमें कह रहा है, हमें मशवरे दे रहा है कि वहाँ हालात अच्छे नहीं हैं। तो ये हमारा जो एक माशरे का एक एरिया इसका ज़्यादा बन चुका हुआ है, और उसमें थोड़ी-सी मायूसी भी है, और है कि यानी आप खुदकशी भी हराम है कि अगर आप कहें कि आप इस तरह जाते हैं तो आपको पता है कि वहाँ पे यानी जो आप जान जा सकती है, और वो खुदकशी भी हराम है। फिर तीसरी बात है कि वहाँ उस एरिया में कोई सोसाइटी इस तरह की बन गई है कि अगर इस काम को कोई मायूब समझता भी नहीं है कोई भी कि ये काम हो रहा है, तो उन इलाकों में जहाँ पे ज़्यादा है, वहाँ पे इन चीज़ों को मायूब ही नहीं समझा जाता। और ये सारा माशरे बिल्कुल। की बेसिकली है, और उसमें सबसे पहले है कि जी आप जॉब क्रिएट करें, जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें, और पॉलिसीज ऐसी बनाएं कि जो आम आदमी है, जो लेबर है, जो वो उनके लिए उसको जॉब फिर हो। और जाने की ज़रूरत ना और पड़े। सज्जाद साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ सुबह आपने तमाम तर बातें बताई जिनकी वजह से लोग जाना चाहते हैं। जहाँ एक जानिब लोगों को ये खुद समझने की ज़रूरत है कि आप मौत के मुंह में जा रहे हैं, वहीं पे हुकूमत को ये देखने की ज़रूरत है कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, लोग बेहतर मुस्तकबिल के लिए बाहर क्यों जाएं, लोग अपना बेहतर मुस्तकबिल यहीं क्यों ना तलाश करें। बिल्कुल सही बात है। अब ब्रेक का वक्त हो जाता है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और देखते हैं प्रोग्राम में आगे क्या क्या है। लेट्स टेक अ ब्रेक। एक बार फिर आपको कहेंगे दुनिया बोले में खुशामदीद। और जैसा कि रवायत है, अब बात करेंगे हम क्रिकेट की, पाकिस्तान के क्रिकेट जिसमें आया हुआ है आजकल भौचाल। हार रहे हैं हम दबा के, और कब नहीं आया होता भूचाल, ये बताइए। हमेशा ही आया हुआ होता है, लेकिन आजकल ये भौचाल थोड़ा अनसर्टन है ना। एक तो ये कि चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल जो है वो अनाउंस हो के नहीं दे रहा है, लोग जो है नज़र गाड़ के बैठे हुए हैं। हम लोग भी देख रहे हैं कि यार कब आए, कोई अनाउंस हो, कोई ऑनलाइन टिकट आए, बंदा टिकट खरीदे, हम जाएं कराची में देखें ऑस्ट्रेलिया को, वेस्ट इंडीज़ को, दीगर टीमों को। क्यों? क्योंकि इंडिया तो आ नहीं रहा है। तो जुम्मे को तो ये बातगश सुनाई दे दी गई थी कि जी फाइनलाइज हो गई हैं चीज़ें और हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट हो गया है, लेकिन अब वो एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ है ऑन रिटन इन ब्लैक एंड वाइट नहीं आ रहा ना। हालांकि चेयरमैन पीसीबी वो जा रहे हैं, दुबई में मुलाकात भी कर रहे हैं, वापस पाकिस्तान भी आ रहे हैं, 18 तारीख को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग भी है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्यों नहीं आ रही हैं? अनऑफिशियली अनाउंस हुआ है कि नहीं? नहीं ना, अनऑफिशियली अनाउंसमेंट अगर हो भी जाए तो उसकी वर्थ क्या है जब तक कि एक चीज़ ऑफिशियली अनाउंस ना हो जाए। ज़ाहिर सी बात है, टू मच ऑन द स्टेक, ब्रॉडकास्टर्स, द फैंस, पीसीबी, एवरीवन।
तो जनाब इसी पे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साजिद खान जो कि क्रिकेट एक्सपर्ट हैं और हमारे बहुत ही हरदिल अजीज़ हैं। साजिद भाई अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। सर क्या खबरें हैं? कह तो सब रहे हैं, भारतीय मीडिया भी कह रहा है जी हो गया सब डन हो गया और अब जो है वो हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट हो गया है, 2027 तक का बेसिकली हो गया है और जहां जहां इंडिया पाकिस्तान के उनके अपने होम्स में मैच आएंगे तो वो न्यूट्रल वेन्यू पे खेले जाएंगे 2027 तक। लेकिन अभी तक ऑफिशियली आईसीसी 2025 की अनाउंसमेंट क्यों नहीं कर रहा है भाई? अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई और सोनिया, आप दोनों को, पूरी दुनिया में बोल्ड न्यूज देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। बहुत इंपॉर्टेंट मौजू है फैसल भाई, सोनिया। पाकिस्तान 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्या रमजान में होने जा रही है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमजान आ रहा है तो मेरे अपने जराए आज की लेटेस्ट अपडेट तो ये है, क्या रमजान में होगी, रमजान से आगे जाकर ईद पे शुरू होगी, ये भी मेरे पास अभी तक तो यही इत्तला थी। क्या रमजान के बाद आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होगी? पहली तारीख को जो मैच खेला जाएगा इंडिया पाकिस्तान का, जिस तरह आपने कहा गवर्निंग बोर्ड की मीटिंग भी 18 तारीख को होगी। सैयद मोहसिन नकवी साहब ने जो स्टैंड लिया, पूरा पाकिस्तान पूरा वर्ल्ड उनको सल्यूट करता है। पहला चेयरमैन आए अपने स्टैंड पे खड़ा है। न्यूट्रल वेन्यू का मतलब ये होता है, पाकिस्तान की टीम तो इंडिया जाती थी, इंडिया पाकिस्तान मेरे ख्याल में मुझे याद पड़ता है 2005 में आई है। उसके बाद इंडिया नहीं, जस्टिस पाकिस्तान ने बहुत अच्छा पेश किया। जो मौजूदा आईसीसी के दुबई में जो हेडक्वार्टर है वो वहां पर जे शाह साहब बैठ चुके हैं, उन्होंने अपने तमाम पत्ते शो कर दिए हैं। आईसीसी बीसीसीआई एक मुल्क है, मगर इससे क्या होगा? क्रिकेट की आवाम सफर हासिल कर रही है ना। आवाम का मकसद ये होता है, पाकिस्तान की टीम न्यूट्रल में श्रीलंका, बांग्लादेश और दुबई में, तो इंडिया की ख्वाहिश ये है, जो मेरे अपने जराए बताते हैं, दुबई में खेलने को ज्यादा तरजीह दी जा रही है। और पाकिस्तान की जो मेरे अपने जराए बताते हैं, बांग्लादेश पाकिस्तान को ज्यादा सूट करता है और इंडिया को श्रीलंका और दुबई सूट ज्यादा करता है। तो कहने का मकसद ये है, क्या हम सही सिम पे जरूर है? मोहसिन सैयद नकवी साहब को सपोर्ट करना चाहिए। जैसे कि सुभान अहमद जो पाकिस्तान के साबिक सीईओ हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। दुबई में सैयद मोहसिन नकवी साहब जा रहे हैं, उनको अच्छा बताया, उन्होंने उसी तरह काम किया और पाकिस्तान अपने एक पेज पे खड़ा हुआ है, खड़ा रहना भी चाहिए। और ये चीज तो हमने बता दी है, हमारे बगैर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी नामुकम्मल है। जैसे आटा गूंथते ना, आटा में नमक डालना जरूरी होता है, तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो हमें दे दी गई 20 साल बाद हमें हो रहा है, ये तो हो रही है, ये तो हम बताते हैं पाकिस्तान में हो रही है। मगर ये जो अब तक की इत्तला है, जो मेरी तो मिली है, जो मेरे अपने जराए बताते हैं, अगर ये रमजान के बाद होती है, जो हमारे ग्राउंड जो 24 घंटा कजाफी स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम, पिंडी स्टेडियम में काम हो रहे हैं, जिस तेजी से काम हो रहे हैं, ये तो आपको क्रेडिट देनी है। 90% तो काम हमारे मुकम्मल हो गए। इस महीने के आखिरी में ग्राउंड हैंडल करना था। इसमें फिर साजिद भाई ये भी है कि देखें, एक बार तो पीएसएल हम रमज़ान में करा चुके हैं, तो एक तो चीज़ गालिबन ये भी अंडर कंसिडरेशन रहेगी, लेकिन दूसरी जानिब अभी तक अनसर्टेनिटी। वैसे आप बताएं, आप इतने अरसे से, आप खुद क्रिकेट खेले हुए हैं, खुद क्रिकेट आप इतने अरसे से कवर कर रहे हैं, ग्राउंड में भी जाके हमारे साथ भी बैठ के, मुझे ये बताएं, आपने कभी इतने बड़े लेवल के टूर्नामेंट के साथ इतनी ज्यादा लीतो लाल के साथ काम होते हुए देखा है पहले? देखिए, मैंने कभी भी नहीं देखा, कभी भी कोई भी पाकिस्तान के कितने भी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन आए, वो अपनी एक जगह खड़े नहीं रहे। स्टांस एक ही बंदे ने लिया, सैयद मोहसिन नकवी, वजीर दाखिला पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने इस चीज को स्टैंड लिया, वजीर आजम पाक फौज ने स्टैंड लिया। तो ये चीज तो यकीनी तौर पर सारी टीमें पाकिस्तान में आ रही है, सिवाय एक इंडिया जो यकीनी तौर पर हमारा दुश्मन मुल्क है। उसने 2009 में हमारी क्रिकेट को डैमेज किया, जिसकी वजह से आज दुनिया भर में जो इंडिया को जो भूख की खानी पड़ रही है ना, वो इसी वजह से आ रही है। ये पीसफुल मुल्क है, दुनिया की सारी टीमें आ रही है। अगर ये पहले मांग जाता तो 90 दिन पहले तमाम चीजें, बोर्डिंग लॉजिंग, सारी चीजें हो जाती। मगर असल चीज ये है फैसल और सोनिया, जो टीवी राइट से सारा कमर्शियल इंडिया के पास से आता है, 90% वो आईसीसी बीसीसीआई को चलाता है। और मगर ये चीज जरूरी है, जो दूरजा आईसीसी का ये इवेंट है ना, आईसीसी ने डंके की चोट पे कह दिया, आईसीसी इवेंट है, इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, वो बिकेगा। एक मैच से आपका सारा आईसीसी इवेंट कवर हो जाता है। तो इससे आप अंदाजा लगा रहे हैं हमारी कितनी अहमियत है। 4 अरब से ज्यादा ये मैच
मैच को लोग देखते हैं, सराहते हैं। तो ये चीज तो बताना जरूरी है आ रहा कि हमारी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी गैर मियारी है। उस तरह हम आते हैं, उसमें बताना भी जरूरी है। उस तरह की कारकर्दगी नहीं है जिस तरह की हमारे यहाँ होना चाहिए। प्लेयर पावर यकीनी तौर पर डंके की चोट पे छावे, प्लेयर ग्रुप बंदियां, मगर हमारी कारकर्दगी यकीनी तौर पर उस तरह की नहीं है जिस तरह की ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज की है। हम उससे अफगानिस्तान से बदतर हमारी कारकर्दगी है। जिम्बाब्वे से सीरीज हार जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया से हार जाते हैं। 2020 के 8 मैच में 6 2020 के मैच हार जाते हैं। अब साजिद भाई अगर हम इस तरफ आ ही गए हैं तो आइए फिर मिल के ज़ख़म जो है अपने हरे करते हैं और अपने छाले जो है वो फोड़ते हैं मिल के। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान की जो इस वक्त क्रिकेटिंग स्ट्रैटेजी है वो क्या है। जिम्बाब्वे से हम हार गए, साउथ अफ्रीका से हम हार गए, ऑल्दो के वनडे टेस्ट अभी बाकी, लेकिन उससे भी बंदा क्या ही उम्मीद लगा ले। तो पीछे सीरीज़ में क्या हुआ, मैं ज़रूर इस पर बात करना चाहूँगा साजिद भाई। पहला जो T20 जो हमें जीतना चाहिए था वो हम नहीं जीते। दूसरा T20 इतना सारा रन करने के बाद भी जो है वो हम हार गए। हारिस रऊफ बड़े अच्छे दोस्त थे आपके, उनके बारे में मैं फेसबुक पे देखा तो किसी ने लिखा हुआ था कि हारिस रऊफ या तो मैच जितवा देते हैं या मैच हरवा देते हैं, बीच में कुछ भी नहीं है। क्या हुआ इन दोनों T20s में साजिद भाई? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया। हारिस दोस्त भी हैं, हारिस को मैंने मोटिवेट भी किया। ऑस्ट्रेलिया में आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करते हैं और साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे में बैट बॉलिंग करते हैं। ये अच्छे बॉलर की निशानी नहीं होती है। आप अच्छे बॉलर जब बनते हैं जब टीम को आपकी जरूरत हो और आपको मैच विनिंग कराएं। लास्ट मैच में 90 रन देते हैं शाहिनशाह आफरीदी और हारिस रऊफ। फिर आपके कप्तान कलब रेवी की कप्तानी करते हैं। रिजवान को यही नहीं पता, सुफियान बच्चे को आप आखिरी ओवर कराते हैं, समंदर में छोड़ देते हैं। आप किस लेवल की कप्तानी कर रहे हैं? पहले तो मुझे बताइए, आपकी जो माइंड सेट में 5 बॉलिंग आप पूरी नहीं खिला रहे, फिर साइम अयूब को आप सेंचुरी करने नहीं दे रहे, 98 रन बनाए। पाकिस्तान के जितने भी 2020 क्रिकेट खेली उससे बेस्ट इनिंग खेली है। दुनिया की क्रिकेट ने इनपुट डाला है 178-75 की बैटिंग स्ट्राइक रेट से खेल रहा है। बाबर रिजवान 120 बैटिंग स्ट्राइक से नहीं निकल रहे। फिर आप उसको उस्मान खान को देख लें, कहां से टीम में पिक किया हुआ है। ना शॉट सिलेक्शन है, ना मेरिट पे खेलना आता है। खुदा के वास्ते क्रिकेट ग्राउंड में खेली जाती है, ग्रुप बंदी नहीं कर जाती। बाबर ने 11,000 रन बनाए 2020 में। बाबर इस तरह खेलते हैं, मिड ऑफ पे, मिड ऑन पे, ऑन द हाथों में कैच हो जाते हैं। फिर रिजवान साहब को शॉय एक रैक पे शॉट मारने के अलावा कोई शॉट मारना नहीं आता। कोई कॉमन सेंस है, ये फ्लिक भी कर सकते हैं, थर्ड मैन की तरफ भी खेल सकते हैं। कॉमन सेंस नहीं है, बैटिंग कंसेप्ट नहीं है। हेड कोच आकिब जावेद को लेके आएंगे और फिर रेड बॉल का कोच को खा गया। तो शाहिद साहब आपको लगता है कि अब फखर जमान को वापस आ जाना चाहिए? फकर जमान को आना भी चाहिए, सोनिया को कप्तान भी बनाना चाहिए। फकर जब फिट है, पाकिस्तान कप हो रहा है, उसमें आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी दिखा रहा है, छक्के चौके मार रहा है, आउटस्टैंडिंग कैच पकड़ रहा है। मुझे बताइए, मैंने फैसल भाई से पिछले प्रोग्राम में कहा था, फैसल भाई ये घुटने का प्रभाव में आज से नहीं है। आप फिट है, फिर आकिब जावेद उसको क्यों नहीं साइम अयूब के साथ ओपन कराते हैं? साइम और फकर ओपन करेंगे तो दुनिया की तमाम टीमों को हराने की सलाहियत रखते हैं। सऊद शकील को मिडिल ऑर्डर में लेके आए, शान मसूद को लेके आइए। बात सिंपल से ये, दोस्ती यारियों में टीम नहीं होती। पाकिस्तान के लिए सोचे, पाकिस्तान के पास अभी भी बहुत अच्छे लड़के हैं। एक शादाब खान बहुत अच्छा लड़का आ गया, फिर फकर ऐसा प्लेयर आ जाएगा। साइम के साथ तो भी इनकी दुकान दोनों की क्या चलेगी? बाबर रिजवान दोनों मासरत के साथ 2026 वर्ल्ड कप में मुझे नजर नहीं आते इन टीम में। वर्ल्ड कप में होंगे, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, ओडीआई में 50 अंडर 19 के वो शाहजेब की बात कर रहे हैं जिसने बैक टू बैक सेंचुरीज मारी थी। साजिद भाई थैंक आपका बहुत शुक्रिया। तो पाकिस्तान की क्रिकेट कहानी तो देखिए ऐसे ही चलती रहेगी, लेकिन हमें तो ब्रेक लेना पड़ेगा। हमारी कहानी जो है ब्रेक पे आके रुक गई है। ब्रेक के बाद हमारी कहानी आगे बढ़ने वाली है। देते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
वेलकम बैक जनाब। उम्मीद करते हैं आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा। एक अच्छी खबर और सुनाते हैं आपको, दिन मजीद अच्छा करते हैं आपका। बलूचिस्तान के ज़िला जलमक्सी में जीप रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान भर से रेसर्स ने हिस्सा लिया। ट्रैक की लंबाई कुल तकरीबन 175 किलोमीटर थी, जिसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के मुकाबले मुनक़्क़द किए गए थे। रैली ऑर्गेनाइज़र नादिर अली मक्सी का कहना है कि जलमक्सी रैली 2005 में शुरू की गई है और अब ये रैली 4 सूबों में मुनक़्क़द की जा रही है। फाइनल राउंड में जो उनकी कैटेगरी थी उसमें पहली तीनों पोजीशंस जो हैं वो मक्सी ख़ानदान ने अपने नाम की, जबकि ख़वातीन कैटेगरी में रिदा ज़ैनब ने पहली और दीना पटेल ने दूसरी पोजीशन हासिल की। आपको ये भी बताएं कि जल मक्सी जो ट्रैक्स हैं वो पाकिस्तान के मुश्किल तरीन ट्रैक्स में से एक है और इस बार पाकिस्तानी क्रिकेट स्टार शाहिद आफरीदी भी भाई उस रैली में मौजूद थे। बहुत सारे साहब ड्रामा एक्टर जो है वो भी इसमें शरीक होते हैं। नहीं, ही ड्राइव्स हिमसेल्फ, साहबजादा सुल्तान। हमने देखा कि पिछले कुछ सालों में मोटर स्पोर्ट जो है, ख़ासतौर पे जीप रैली, डर्ट बाइक रैली, स्नो जीप रैली पाकिस्तान में बहुत मकबूल होती जा रही है। तो जिन्होंने इस बार मैदान के अपने नाम, रिदा ज़ैनब वो है हमारे साथ, और व्हाट अ लवली साइट के रिदा ज़ैनब अपनी ही उस मशीन में इस वक्त मौजूद हैं कि जो उन्होंने चलाई। तो रिदा, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आपका, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, बहुत बहुत मुबारक ऑन विनिंग द शो। तो कैसा फील कर रही हैं एंड हाउ वाज द ट्रैक? हम हमेशा से ट्रैक की बात करते हैं, तो जल मक्सी का ट्रैक बाकी ट्रैक से कितना डिफरेंट है? मे इट बी सफरंगा, मे इट बी गडानी। जल मक्सी में ये मेरी पहली दफ़ा थी और मैं बिल्कुल नहीं मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मुश्किल ट्रैक था। दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट ट्रैक ऑफ पाकिस्तान। उसके अलावा अनदर थिंग दैट हैपेंड वाज कि माय हस्बैंड वाज सपोज्ड टू नेविगेट मी। हमने सारे नोट्स बनाए हुए थे, लेकिन लास्ट मिनट गाड़ी में टेक्निकल डिफिकल्टी थी, जिसकी वजह से मैकेनिक को मेरे साथ बैठना पड़ा था एंड ही कुड नॉट रीड नोट्स। तो आई वेंट ऑन द ट्रैक ब्लाइंड with no notes, no navigation. So not only was completing this track a big deal for me, अकेले करना, blind करना, complete कर लेना और फिर first आना, that's major, that's huge. तो फिर आपने इसको किस तरह से, लाइक थोड़ा सा बंदा प्रिपेयर होता है, तो आपने किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर किया? इतना डिफ़िकल्ट ट्रैक था ये। एक दिन पहले रैकी की थी। रेस डे से ना 2 दिन पहले आपको रैकी करने का, ट्रैक पे ना राउंड करने का इजाज़त होती है। तो रैकी हुई भी थी, लेकिन उसके साथ साथ आपने ना रिटन नोट्स बनाने होते हैं कि अब अगले मोड़ पे इधर है, लेफ्ट है, अगले मोड़ पे राइट है, किधर कॉशन है, किधर रेड येलो है। तो वो मेरे पास नहीं था, लेकिन उसके बावजूद आई एम वेरी हैप्पी विद माय परफॉर्मेंस। दूसरा, ये ट्रैक बनना ही गाड़ियाँ तोड़ने के लिए है। तो आई थिंक ओवर 30 कार्स डिड नॉट फिनिश। आधी रुक गई थी ट्रैक पे, आधी रोल ओवर हो गई और कुछ वैसे ही नहीं फिनिश कर सकती। तो इस ट्रैक को ख़त्म करना, गाड़ी फिनिश लाइन तक ही ले जाना बहुत बड़ी बात है। अच्छा रिदा, क्या इसमें इंटरनेशनल भी ड्राइवर्स आए थे? जिस तरह ग्वादर में ईरानियंस आते हैं, तो इस बार यहाँ आए थे? इस दफ़ा एक ईरानी आया था, एक आए थे। ओके, बट ऑन द कॉन्ट्ररी हम देख रहे हैं रिदा, पिछले सालों में मेड बी चोलिस्तान, थल, हर जगह पे रैलीज़ का इनकाद हो रहा है। ऑब्वियसली इसका सेहरा तो नादिर मक्सी साहब के सर जाता है, लेकिन फिर मज़ीद जब प्लेयर्स आए, साहबजादा सुल्तान, फिर आप लोग आए, फिर तुशना पटेल, दीना पटेल एंड ऑल, तो इन सब ने अब बहुत ज़बरदस्त पाकिस्तान का ये जो स्पोर्ट्स सर्किट है उसको बहुत ज़बरदस्त कर दिया है। हम अभी इंटरनेशनल लेवल पे आप पाकिस्तान के सर्किट को कहाँ देखती हैं? व्हेन कैन वी सी people from Pakistan participating in Dakar and all? अभी तक तो जो चोलिस्तान के ए प्रिपेयर्ड के विनर्स होते हैं, जो फर्स्ट आते हैं, उनको हर साल डाकार का एक ट्रिप मिलता है। तो एवरी ईयर यहाँ से कोई ना कोई डाकर जा रहा होता है। जिस तरह फैसल शादी खेल भी जा चुके हैं, अब आसिफ फजल जाएंगे शायद। तो जा तो रहे हैं अभी देखने। आई एम होपफुल कि इन द फ्यूचर, नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, जल्दी बल्कि डाकर में पार्टिसिपेशन नज़र आएंगी पाकिस्तानी की। अच्छा, वैसे सुनने में आया कि इसमें शाहिद आफरीदी साहब भी हैं, मौजूद थे इस रैली में, तो उनके अलावा आप कौन कौन से स्टार्स थे? मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक सिर्फ वही थे। अच्छा, आपकी मुलाकात हुई उनसे? उन्होंने खुद ड्राइव किया था? आई थॉट उसमें नहीं, उन्होंने ड्राइव नहीं किया था।
वो बस वैसे ही विजिट करने आए थे। अच्छा, विजिट अच्छा रिदा, अब मुझे ये बताइए कि व्हाट्स द नेक्स्ट रैली कमिंग, और पाकिस्तान का जो सर्किट है वो कितना ज़्यादा रीजन में मशहूर होता जा रहा है। हमारे पास ऐसे ऐसे ट्रैक्स हैं, आप यहाँ अगर साउथ से शुरू करें हमारे पास से गिडानी से, तो वो ग्रेवल भी है और समंदर भी है, और उसमें जब आप जा रहे होते हैं तो एक बड़ा अच्छा मंजर आता है। फिर जैसे जैसे आप नॉर्थ करते जाए हमारे पास डेजर्ट्स हैं, फिर ऊपर चले तो कोल्ड डेजर्ट है, स्वात में स्नो रैली भी हो रही है। सो पाकिस्तान का जो सर्किट है रीजन में कितना मकबूल, कितना पॉपुलर हो चुका है? नहीं, हर रीजन में अभी सरफरंगा जो आप बता रहे हैं, सरफरंगा में रैली होती है हर साल, इस साल नहीं हो सकती। उसके अलावा अब अगली जो आ रही है वो थर में आ रही है, मिठी में। फिर फरवरी में चोलिस्तान होगी। अभी भी जो ये था झल का ट्रैक था, इसमें आप समझे हर किस्म का टेरेन था। यहाँ पे पाउडर डस्ट भी थी, सिल्ट भी थी। सिल्ट में गाड़ी चलाना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। उसके अलावा ग्रेवल भी था, रॉक्स भी थे, रिवर क्रॉसिंग भी थी। तो बहुत मज़े का एक्सपीरियंस था। सारी टेरेन आपको एक्सपीरियंस करने के लिए मिलती हैं एक ही ट्रैक में। अच्छा, वैसे आपके अलावा और कितनी ख़वातीन मौजूद थी इस रेस में? 3 और थी, तो आपके इंक्लूडिंग मी अलावा? 4। अच्छा, तो वैसे यूजुअली चलें, आई एम ग्लैड कि 4 तो थी, वरना अदरवाइज़ तो पहले तो बिल्कुल ही रुझान नहीं था ना। तो आप किस तरह से मोटिवेट हुई कि मैं रैली में पार्टिसिपेट करूं? असल में इधर ना झल आना और यहाँ पर ठंड भी बहुत है। यहाँ पर रहना, यहाँ तक आना, 1000 किलोमीटर तय करके आना, वो भी काफ़ी मुश्किल होता है। अम, उसके अलावा मुझे असल में सपोर्ट मेरी फैमिली की बहुत ज़्यादा है। मेरे हस्बैंड 15-16 ईयर्स से कर रहे हैं ये। उनके पास भी माशाल्लाह काफ़ी पोडियम्स हैं। मेरे हस्बैंड मेरे साथ होते हैं, मेरा भाई मेरे साथ होता है। माय फादर इन लॉ इज़ वेरी सपोर्टिव, एवरीवन। इस सब के साथ ही मैं यहाँ पे हूँ, वरना अलोन आई डोंट थिंक आई कुड हैव डन एनीथिंग। अच्छा रिदा, लोग देखने वाले ना ये समझते हैं कि जी बड़ा ज़बरदस्त सा एड्रेनलिन रश होता है और आप जाते हैं एंड यू जस्ट गो थ्रू इट एंड ऑल, बट आई रिमेंबर इंटरव्यूइंग साहबजादा सुल्तान साहब, और उन्होंने अपना एक फिटबिट जो पहना था, इन सेट कि यार मेरी सिर्फ ड्राइव करते वक्त 2 से 2,500 कैलोरी बर्न हो गई। देखने वालों को बताइए, जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं उस वक्त क्या टॉल आ रहा होता है आप पे, व्हाट आर यू गोइंग थ्रू एट दैट मोमेंट? Oh, it's very taxing on your body. You need to have a lot of upper body strength, क्योंकि जो टायर्स मैं चला रही हूँ वो वैसे भी बहुत बड़े साइज़ के होते हैं। जो टायर जितना बड़ा होता है उसको कंट्रोल करने के लिए, स्टीयरिंग के लिए उतनी ही जान चाहिए होती है। आपका कोर बहुत एक्टिव होता है। यू आर स्वेटिंग अ लॉट। उसके अलावा आप मेंटली इतने एड्रेनलिन की वजह से एक्टिव होते हो, तो यू आर बर्निंग अ लॉट ऑफ कैलोरीज। फिजिकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें आपको आपकी बहुत अच्छी हेल्दी डाइट भी रिक्वायर्ड है, इसमें फिजिकल ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी बहुत रिक्वायर्ड होती होगी। वो ओवरऑल आपकी फिजिकल फिटनेस जो है वो बहुत हैवी वाली रिक्वायर्ड होती होगी ना? बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। ओके, सो रिदा, व्हेन आपने बताया कि थर में है, व्हेन आर द डेट्स, क्या वो अनाउंस हो गए हैं और आप जा रही हैं वहाँ? जी, थर मैं जा रही हूँ 10th जनवरी, आई बिलीव 10th जनवरी से शुरू है। 10th जनवरी, Next ऑल राइट, डेट मैंने लिख ली है। आई होप कि हमारी मुलाकात जो है वो थर मिट्टी में होगी। तब तक रिदा, आई गेस आपको फिर जाना भी है, तो हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन, बिकॉज यू आर सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर द वुमेन ऑफ पाकिस्तान। आप माशाल्लाह से हमारी लड़कियों के लिए, हमारे वुमेन के लिए बहुत आला मिसाल कायम कर रही हैं। आपको देख के मज़ीद ख़ातीन स्पोर्ट्स में आएंगी, पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और तशरीफ़ लाए, आपसे मुलाकात लाजमी होगी। तो आपने देख लिया कि जब भी हम मोटर स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो वो एक समझा जाता है कि इट्स मस्कुलिन थिंग, मर्दाना खेल है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और फैमिली भी सपोर्ट नहीं करती है इस तरह से ना, कि हमारी नहीं, तो हमारी मर्दाना नहीं, आप देख sport लें है। फिर हमारी लड़कियां क्या क्या कर रही है, बहुत ज़बरदस्त। ज़बरदस्त भाई। अब लेकिन अब ब्रेक का भी वक्त हो गया Yes, है। अब yes. ब्रेक का टाइम हो गया है, ब्रेक में जाते हैं, फिर वापस आते हैं। जल्दी वापस आइएगा क्योंकि हम आपका वेट कर रहे हैं। एक बार फिर आपको कहते हैं दुनिया बोल है मैं खुशामदीद। अगर आप ये प्रोग्राम कराची में बैठ के देख रहे हैं
तो यकीन करें कि हम भी उतने ही परेशान हैं जितने कि आप, क्योंकि कराची के बहुत सारे इलाकों में पानी का बहरान है। ये कौन सी नई बात है, आप ये पूछ रहे होंगे, तो इसमें नई बात यह है कि एक नई पाइपलाइन फटी है, शहर में पानी की फराहमी होगी बंद। 12 दिन गुजर गए, ये जो यूनिवर्सिटी रोड है वहाँ पे पानी की लाइन जो है उसकी मुकम्मल मरम्मत अभी तक नहीं हो सकी है। अब कहा जा रहा है कि ये जो 84 इंच कुतर की जो मेन लाइन थी ह्यूज, इस पे मरम्मती काम जो है वो तीसरी मरतबा जो है वो पीर से शुरू किया जाएगा। पहले आपको इस पर रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर आज जानेंगे कि ये काम कब तक जो है वो होगा। चले हम डायरेक्ट बराह रास्त जो है बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है CEO कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन इंजीनियर सलाउद्दीन अहमद साहब से। अस्सलाम वालेकुम सलाउद्दीन साहब, उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे सर। सलाउद्दीन साहब, आपसे इब्तदाई इन्फॉर्मेशन हम यही लेना चाहेंगे कि काम जो है ये कब तक मुकम्मल हो जाएगा, क्या क्या आपको मुश्किलात दरपेश आ रही हैं इस काम को मुकम्मल करने में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन जो हमारे नेटवर्क ले हुए हैं, जिसको हम K1, K2 और K3, इनसे कराची को पानी फराहम करता है, जो किंजर सिस्टम कहलाता है। और इस किंजर सिस्टम से जो K1 जो 1958 में ले हुआ, इसके अंदर साइफन्स ले हुए हैं जो यूनिवर्सिटी रोड से गुजरते हुए COD फिल्टर प्लांट पे जाते हैं, और वहाँ से फिर रेस्ट ऑफ द कराची, तकरीबन 60% ऑफ कराची का पानी जो है वो यहाँ से फराहम किया जाता है। इसी सिलसिले में जो साइफन 19 है, इसके अंदर 3 पाइपलाइंस हैं जो 84 डाया की हैं। इसमें से एक माइल्ड स्टील की है और 2 PRCC की पाइपलाइंस हैं। अच्छा। एक PRCC की पाइपलाइन 27 नवंबर को PRT का जो कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे थे, उन्होंने गफलत बरतते हुए उसको पंचर किया, और वो बिल्कुल ऐन उसके सर पे से आर पार होता हुआ नीचे उन्होंने उसकी पाइलिंग की। और उस पाइलिंग को फिर हमने तकरीबन यूँ समझें, जब कंक्रीट होती है इसकी, तो फिर उसको प्रॉपर तरीके से मैनुअल तरीके से निकाला, और जब वो हार्डन हो जाता है तो जाहिर है उसको फिर आप जैक हैमर के साथ निकाला। तो इट टुक अराउंड 5 डेज, जिसके तहत फिर इसको पूरी फिर आपने उसकी वेल्डिंग करनी होती है, क्योंकि ये PRCC की पाइपलाइन है। अब जो बीच में टुकड़ा लगना था वो स्टील का लगना था, तो इट टुक अराउंड 5 डेज। बट ये जो अभी रिसेंट हुआ है, ये पीछे यानी ये हमने एक्सपोज ही नहीं कर पाए थे, क्योंकि जाहिर है जहां हमें नज़र आया कि वो है पाइपलाइन बर्स्ट हुई है, उस पर काम किया। ये उससे पीछे एक और जगह के ऊपर जो है वो लीकेज निकली, क्योंकि जब हमने इसको पानी को दोबारा चलाना है तो वहाँ ये पानी का रिसाव शुरू हुआ, तो उसको प्रॉपर तरीके से देखा। अभी 100% इंस्पेक्शन की गई है। और सलाउद्दीन साहब, वो लीकेज, वो जो दूसरी लीकेज हुई वो किस वजह से हुई? क्या वो भी तामीराती काम की वजह से हुई भी है? वो भी तामीराती काम की वजह से पंचर हुई? जी, इनका जो इसको ट्रांसम कहते हैं, जो पाइल का नीचे पाइल कैप से नीचे पूरा जो कॉलम जा रहा है, वो शीट, उसके अंदर कंक्रीट और उसके अंदर MS की केसिंग होती है। वो MS की केसिंग जो है, उसने जो 84 इंच डाया की पाइपलाइन है, उसके वॉल को डैमेज किया हुआ है। वॉल डैमेज करने की वजह से दोनों तरफ से पानी का रिसाव हो रहा था। बहुत थोड़ा हो रहा था, लेकिन हो रहा था वो आहिस्ता आहिस्ता एक्यूमुलेट हो गया। अच्छा सलाउद्दीन साहब, अब मुझे अब आपने बहुत अच्छा हुआ कि आपने क्लैरिफाई किया कि ये किस वजह से काम हुआ है, उस पर भी मैं आपसे आगे सवाल ज़रूर करूँगा। अब ये बताइए कि ये जो हुआ है सारा, पानी की फराहमी जो है वो किन किन इलाकों में इस वक्त बंद है, और आप हमारे प्लेटफॉर्म से उन लोगों को जो इस वक्त पानी की बूंद को तरस रहे हैं, क्या खबर दे सकते हैं कि कब तक रिज्यूम हो सकता है पानी आना? देखिए, डाउनस्ट्रीम बेसिकली जो सदर के इलाके हैं, साउथ के इलाके हैं, गुलशन के इलाके हैं, क्लिफ्टन के थोड़े से इलाके हैं, क्योंकि हमारा बेसिक मकसद ये है। देखिए, इसमें तकरीबन जैसे मैंने बताया 50 से 60% इलाके डिस्टर्ब होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बाकी जगहों से भी हम पानी की कोशिश कर रहे हैं प्रोवाइड करने की, क्योंकि ये एक साइफन मुकम्मल तौर पे बंद है, जो 70 MGD 70 से 80 MGD हमारी शॉर्टफॉल बन जाती है। अब उसको करने का तरीकाकार ये था कि ऑल्टरनेटिवली हम क्या प्रोवाइड करें। मैंने इमीडिएटली अपने तमाम जो लीगल हाइड्रेंट्स हैं, जिससे तकरीबन रोज़ाना 3600 टैंकर्स चलते हैं, उन 3600 टैंकर्स के ऊपर हमने ये इंश्योर किया है कि आपको तमाम टैंकर्स जो हैं वो जनरल पब्लिक सर्विस रेट्स, यानी जो गवर्नमेंट के कंट्रोल रेट्स हैं, उसमें प्रोवाइड किए जाएं।
ताकि लोगों के ऊपर ये बर्डन ना आए। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट थी वो हमने ये भी इंश्योर किया है कि जो हमारे बाकी सोर्सेज हैं, क्योंकि अब हमारे पास K2 और K3 का पानी जो है वो बेसिकली चल रहा है, लेकिन उसके तहत हम दूसरी जगहों पे भी पानी दें। इसी तरह डमलोटी को भी हमने चार्ज कर दिया है। नॉर्थ कराची में पानी की आपको ह्यू एंड क्राई नहीं मिलेगी, वहाँ से हमने पानी को यहाँ से डाइवर्ट किया है कि उस तरफ पानी जाए। सिमिलरली इज़ द केस कि हमने जो बाकी हमारा K3 का जो पानी जा रहा था डाउन स्ट्रीम पे, उनको भी पानी प्रोवाइड किया है ताकि लोगों को सहूलियात जो है वो मुयस्सर हैं। थर्ड चीज़ जो मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि हमने ये कोशिश की है कि इसको लगातार दिन रात काम हो रहा है, इस ठीक वक्त है। इंशाल्लाह ताला हम दिन के 12 बजे अपना जो पाइप का सेक्शन है वो लोअर करेंगे। मैं खुद इसकी निगरानी कर रहा हूँ और इंशाल्लाह ताला ये जल्द अज जल्द 72 घंटे के अंदर यानी बुध की शाम तक हम इंशाल्लाह ताला इसको करने में कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, ठीक है। बिल्कुल और आप कह रहे हैं कि जी विद इन 72 आवर्स जो है रिजम्पशन हो जाएगी, विच इज़ वेरी गुड, और उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से हो सके। अब मेरा जो सवाल ये है वो ये है सर कि इसके दो पहलू हैं। एक तो ये कि क्योंकि तामीराती काम की वजह से ये लाइन टूटी, अब ये जो टूटी ऑब्वियसली गालिबन आपसे सवाल नहीं बनता, लेकिन ये एक आम आदमी का सवाल है, और वो ये है कि जो जिनकी वजह से टूटी है क्या आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे? बिकॉज ऑब्वियसली आपके डोमेन में तो ये आता होगा कि वो आपका असेट है ना, तो वो आपका असेट डिस्ट्रॉय हुआ है, तो एक तो ये चीज़ बताइए कि क्या उस पर कोई कार्रवाई बनती है, और दूसरा ये कि अब मैं आपसे एज एन इंजीनियर ये जानना चाहूँगा कि लाइन पंचर हुई, पानी आ गया, दूसरी जगह लाइन पंचर हुई, पानी आ गया, तो एज अ लेमैन मुझे ये बताइए कि आने वाले दिनों में ये जो कंस्ट्रक्शन वहाँ पे हो रही है, इसकी पानी का फटना और वहाँ पे एक्यूमुलेट होना, इस पे वहाँ की तामीर पे कोई असर पड़ेगा इन द लॉन्ग रन? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। इसीलिए ये जो सेक्शन है, मैं थोड़ा सा बताता चलूँ आपको। ये जो जिनको हम साइफन्स कहते हैं, ये यूनिवर्सिटी रोड के अगर हम सफूरा से आ रहे हों तो पहले दाएं जानिब है, और फिर कराची यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने ये बाएं जानिब डायगनली हो जाते हैं, और फिर बाएं जानिब चलते चलते यानी एलईडी यूनिवर्सिटी के बिल्कुल ऑपोजिट, और ये ऑल द वे जाता है सीओडी फिल्टर प्लांट को। तो ये सेक्शन जो है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि अगर यहाँ पर बीआरटी बन जाती है तो क्या उस सेक्शन को, कमज़ोर सेक्शन को छोड़ा जा सकता है? तो लिहाजा यही चीज़ हमने उनको भी कन्वे की थी कि जो यहाँ जिस सेक्शन को डायगनली हम ये क्रॉस कर रहे हैं, उस सेक्शन को कम्प्लीटली चेंज कर देना चाहिए, नंबर 1, क्योंकि इसमें एक एमएस की पाइपलाइन है, वो तो मुनासिब कंडीशन में है, और 2 पीआरसीसी की पाइपलाइंस हैं। आगे आने वाले वक्तों में हमें ये इंश्योर करना है, और अभी भी मैंने ये काम यही किया है कि ये नहीं कि सिर्फ उतनी जगह पे जहाँ पे ये बर्स्ट हुई है वहीं रिप्लेस कर दिया, ऐसा नहीं है। इस वक्त पूरा स्पैन जो है वो चेंज किया जा रहा है, जो कि 32 फुट का स्पैन है, और वो एमएस की पाइपलाइन से किया जा रहा है। उसकी मेन रीजनिंग भी यही है कि इस एरिया को या इस सेक्शन को आप बिल्कुल जो है वो इस काबिल बनाएं कि कहीं ये वल्नरेबल ना रहे इन फ्यूचर। तो ये जो आपने बात की है बिल्कुल ठीक है, और लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है इनके ऊपर किसी किस्म के डैमेज डालने का, देखिए इसमें 4 कॉस्ट हैं। एक कॉस्ट ये है कि मुझे इमीडिएटली इसको रिपेयर करना था, वो मैंने किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं किया, इमरजेंसी बेसिस पे इस पे हमने KWNSC ने इसको काम का आगाज़ शुरू कर दिया, और वो इंशाल्लाह ताला इसको हम ख़त्म करेंगे। दूसरी कॉस्ट ये है कि ये हेल्थ, सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट के तहत से ये ज़रूरी था कि यहाँ पे क्या प्रोसेसेस थे जिसको अपनाना था। ये बर्स्ट होना कोई अचंभे की बात नहीं है, जहाँ पानी की लाइंस मौजूद हैं वहाँ इस तरह की कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ में ये चीज़ें होती हैं। क्यों होती हैं? बिकॉज अगर आप किसी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के थ्रू किसी को जहाँ सॉइल है उसमें प्रेशर आता है, उनकी वॉल्स पे प्रेशर आता है, जो हमारे पाइप्स बने हुए हैं, तो बर्स्ट जो है वो उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। लेकिन उसको करने का तरीकाकार क्या था कि आप पाइपलाइन को एक्सपोज करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि जो किसी किस्म का प्रेशर है, पाइल्स का प्रेशर जो ट्रांसफर होगा बल्ब्स के फॉर्म में वो ना हो। तीसरी चीज़ ये है कि जो यहाँ पे केयरफुली हो रहा होता है उसको फिर मैनुअली करने की कोशिश करते हैं, जहाँ तक एक्सपोज हो उसको मैनुअली करें और उसको इंश्योर करें कि वो किसी किस्म का जो है वो डैमेज ना हो। चौथी चीज़ ये है कि जो इंश्योरेंस कवर है इसका, क्योंकि ये इंटरनेशनल
जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू काम कराया जा रहा है, तो इसका प्रॉपर इंश्योरेंस कवर है और हम जो रेमेडी अवेलेबल होगी KWNSC के लिए हम उसको ज़रूर अवेल करेंगे। जी सर, वैसे हम बार बार आपसे यही सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी आपसे एक चाहूँगी क्योंकि ये अवामी मसला है, इसलिए आखिर में बता दें ये काम कब तक मुकम्मल हो जाएगा? क्या कोई डेट आप लोगों ने अनाउंस की है ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके? जी, काम आज सोमवार का दिन है। हमारी कोशिश है कि हम परसों तक रात तक इसको कंप्लीट कर लें और यानी मेरी इस वक्त कोशिश तो ये है कि हमारे लड़के इस वक्त भी काम कर रहे हैं जो पाइपलाइन को लोअर कर लें। जैसे ही पाइपलाइन लोअर होगी उसके बाद हमारा जो उसको वेल्डिंग करने का सिलसिला है वो शुरू होगा। हमें यहाँ एडिड एडवांटेज ये है कि इसके अंदर जिस तरह पुरानी पाइपलाइन के अंदर डंपर्स चले गए हुए थे, कंक्रीट चली गई थी, वो अब नहीं है इस तरह से। तो लिहाजा हमें वो एक सहूलत है कि खुदा न खास्ता वो हमें निकालने के लिए टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया इंजीनियर सलाउद्दीन साहब, हमारे साथ आप मौजूद थे और आप बता रहे थे कि कराची में जो इस वक्त सबसे बड़ा एक मसला खड़ा हुआ है, क्योंकि इशू ये है कि वैसे ही कराची में लोगों के पास आधे कराची के पास नलके में पानी आता है, आधे में नहीं आता है। तो अब वो आधा कराची जो कि प्रिविलेज्ड है, जिनके पास पाइप लाइनें बिछी हुई हैं और प्रिविलेज्ड इस सेंस में कि उन्हें टैंकर नहीं मंगाना पड़ता, टैंकर वाला तो मामला एक अलग है, वो तो हम कभी और उसको लाजमी डिस्कस करेंगे। लेकिन वो कराची के जिसके पास वाटर बोर्ड की लाइन से पानी आता है, जब लाइन में पीछे ख़राबी हो जाती तो आप सोचें कि वो कितनी अजियत का शिकार हो जाते। तो फाइनली इट्स अ गुड थिंग कि बताया यही गया है कि बुध तक ये काम कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद पानी रिज्यूम हो जाएगा। तो भाई कराची वालों, चलें अच्छी खबर है आपके लिए कि बस 2 दिन और इंतज़ार कर लें। जहाँ इतना इंतज़ार किया है, जहाँ इतनी आपने पानी की राशनिंग की है, जहाँ इतना जाके आपने लाइन में लगे हैं टैंकर की, 2 दिन और लग जाए, किसी तरीके से निकाल लें। इस बात कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के इस वादे पे कि बुध तक हो जाएगा, इस वादे पे आप थोड़ा सा 2 दिन और इंतजार कर लें, क्योंकि 2 दिन बाद अल्लाह करे हो जाए। 2 दिन बाद हम फिर इस पे ज़रा तफ्तीश करेंगे। फिर हाँ, बिल्कुल ऐसे ही बन गए। फिर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में भी तफ्तीश करते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। पाकिस्तानी किसी से कम नहीं, अब एक और पाकिस्तानी गुलकार का गाना दुनिया के मकबूल तरीन खेल फुटबॉल के मेगा इवेंट फीफा के ऑफिशियल पेज की जीनत बन गया है। ऑब्वियसली फीफा जो कि फुटबॉल की आलमी तंजीम है, उसने अपनी वेबसाइट पे पाकिस्तानी गुलकार स्टार शाह का गाना जो है वो लगाया है और वो बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके से लगाया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जो पूरी ज़िंदगी की स्ट्रगल है उस पे स्टार शाह का गाना नो आइडिया वो शेयर किया। किन्नी में राता रो के गुजारियां, यू हैव नो आइडिया। स्टार शाह, इससे पहले स्टार शाह का एक और गाना बहुत ज़बरदस्त मशहूर हुआ था, वो कौन सा? दो का हर पास है, वो भी बहुत ज़बरदस्त था। तो स्टार शाह हमारे साथ ही आज मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच। और भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि इससे पहले फीफा ने फीचर किया था द लेजेंडरी आरिफ लोहार साहब को और उनका जो वो था आ तेनू मौज करावा, वो उन्होंने मेसी पे लगाया और आपका गाना अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो पे लगा दिया। यार मुझे ये बताएं ना, कोक स्टूडियो से आपका सफ़र शुरू हुआ और अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो की लाइव स्ट्रगल पे आपका गाना फीचर हुआ है, कैसा फील कर रहे हैं? सर फीलिंग सो हम्बल्ड एंड ब्लेस्ड कि अल्लाह ताला की ज़ात ने पहले पाकिस्तान में इज्जत दी और फिर अब दुनिया भर में अपनी रहमतें मुझ पर निछावर कर रहे हैं। मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। और यू नो स्टार शाह के मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था जिसमें वो बता रहे थे कि वो मेरे ख्याल से नदी थी कि दरिया था जिसके किनारे आप बैठ के जो है ना अपना गाना गाते रहते थे और वहाँ सामने वाला भी आपको बैठ जोर से चला गया था, तो वो क्यों गा रहे हो, तो आप गाते रहते थे। तो मुझे वो स्टोरी ज़रा बताएं। जी सर, मैं बेसिकली काड़ा शहर से बिलोंग करता हूँ और हमारे शहर में एक नहर है जिसको हम बड़ी नहर कहते हैं। तो मैं वहाँ पर जाकर जो है वो लिखता था या गाने कंपोज करता था। तो जब मैं वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा होता था ना, तो आते जाते जो लोग थे रास्ते में वो नोट करते थे और कुछ लोग मजाक भी उड़ाते थे कि भाई पागल हो या दीवाने हो, भाई ध्यान से कहीं गिर ना जाना पानी में,
डूब ना जाना। तो लेकिन मैं अपना काम जारी रखता था, बिकॉज मुझे कहीं पहुंचना था, और अभी भी सफर जारी है सर। बिल्कुल। अच्छा, वैसे स्टार ये बताइए कि जब आपको पता चला कि रोनाल्डो की ज़िंदगी के ऊपर जो एक वीडियो है और उसके ऊपर आपका एक गाना फीचर हुआ है, तो आपके क्या जज्बात थे? आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतना एकदम से हाई उस पर चला जाएगा गाना आपका? सोनिया, मतलब मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी आर्टिस्ट को पता होता है कि उसका गाना स्टूडियो से निकलने के बाद कहाँ कहाँ पर जाएगा। मैं हमें नो आर्टिस्ट नोज, मुझे नहीं लगता। मैं तो बस अपने कामों में बिजी था, अपने अगले प्रोजेक्ट्स में। तो फिर अचानक से हलचल हुई मेरी टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे अच्छा। कि मुझे मेंशन किया जा रहा है, फैंस मेंशन कर रहे हैं, जो हमारे पाकिस्तानी लोग हैं वो मेंशन कर रहे हैं, दुनिया से लोग। तो मुझे समझ आई कि हाँ, मेरा गाना जो है ना वो कहीं चला गया। तो वो फीफा के ऑफिशियल पेज पे था, टिकटॉक के ऊपर। और रोनाल्डो की जो जर्नी है उसके साथ वो कैसे लिंक किया आई डोंट नो, बट मुझे ये था कि जो चीज़ आप दिल से लिखते हैं वो ज़रूर फैलती है, वो आगे ज़रूर जाती है। एब्सोल्युटली। स्टार शाह, हाउ डू यू नो से जो सफ़र शुरू हुआ है, यू हैव नो आइडिया तक अब ये आ गया। अब आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि हाउ बिग अ फैन आई एम ऑफ योर्स, क्योंकि आपने मेरे बहुत अच्छे करीबी दोस्त जो है उनके हस्बैंड के साथ ये गाना गाया था, दिशान के साथ। इर्जा इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो जब रैपिंग की बात करें, पाकिस्तान में ये टैलेंट मैं देख रहा हूँ कि इतना ज़्यादा अब हो चुका है कि वह पड़ोस ममालिक में भी इतने ज़्यादा फैंस हो चुके हैं तलहा के और बाकी जितने हमारे रैपर्स हैं। आप ये बताइए कि पड़ोसी ममालिक से अभी तक कोई इस तरह की कोई ऑफ़र आपको आई है? फैसल, मुझे तो ग्लोबली जो है काम करने के लिए ऑफर्स हो रही हैं, ये अल्लाह का करम है। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, अभी भी कहूँगा आपकी इस टीवी चैनल के ज़रिए कि मेरे मुल्क से मेरे अपने अपने लोग जो हैं, अपने बहन भाई जो हैं, वो बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। और मतलब आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ लव फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर। तो वहाँ से जो मुझे प्यार मिल रहा है, मतलब मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, जितने भी बॉर्डर पार से लोग प्यार करते हैं। यस ऑफ कोर्स, यकीनन एज एन आर्टिस्ट मैं बड़ी खुशी खुशी चाहूँगा कि मैं अपने से या अपने जैसे लोगों के साथ जो है वो काम कर सकूँ। बिल्कुल। अच्छा, वैसे हर सिंगर की ना एक ख्वाहिश होती है, रैपर या सिंगर की, कि मेरा गाया हुआ जो गाना है ये मेरे फेवरेट सिंगर के ऊपर, मेरे फेवरेट आर्टिस्ट के ऊपर जो है फिल्माया जाए, पिक्चराइज हो। सो आपके जो फेवरेट आर्टिस्ट हैं वो कौन है और आप क्या चाहते हैं, मेल या फीमेल जो भी, कि आपका गाया हुआ है रैप या कोई गाना उनके ऊपर फिल्माया जाए? ऐसे कभी सोचा नहीं है, लेकिन आपकी बात सवाल के बाद जो है मैं सोच रहा हूँ कि जिनका मैं फैन हूँ, जिनके सब फैन हैं, मैं वही में सर की बात कर रहा हूँ कि उनके लिए अगर मेरी शायरी कहीं पिक्चराइज हो, यूज हो, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। नहीं, अगर पिक्चराइज हो तो मेरा नाम भी लीजिएगा यार, कि आप मैंने आइडिया ये दिया था देखें कि ये। अगले का गाना क्रिस्टियानो रोनाल्डो पे फीचर हो गया, उसके आगे फिर उसके आगे फिर दुनिया क्या ही क्या है ना, वैसे सही बात उसके है। आगे क्या ही है। अच्छा, स्टार शाह यार, ये बताएं कि रैपिंग जो है मॉडर्न दुनिया में यूथ की नॉट ओनली द फ्रस्ट्रेशन, बल्कि जो उनका एक्सप्रेशन है, जो वो कहना चाहते हैं, जो दुनिया के बारे में सोचते हैं, उसको एक्सप्रेस करने का एक बहुत बड़ा मीडियम बन चुका है। आपका ये गाना जिस पे आप ये फीचर हुआ है, और इसके साथ साथ इससे पहले वाला भी जो 2 AM था, उसमें अगर आप वो अल्फाज देखें ना, भाई धोखा हर पासे, तो क्या एक सोच होती है रैपर की। मैं बिकॉज आई स्टार्टेड लिसनिंग एमिनेम, और वो जो लूज योर सेल्फ था, उससे जो जर्नी शुरू हुई है, तो इट्स एब्सोल्युटली माइंड बॉगलिंग। एक रैपर जब लिख रहा होता है तो वो क्या वो सिर्फ लिख रहा होता है, या फिर उसके पीछे मकसद होता है, उसके पीछे अपनी एक स्ट्रगल होती है जिसको वो उस कागज पे उतार रहा होता है? फैसल, बिल्कुल ऐसा ही है। हम लोग जब भी कुछ लिखते हैं तो वो बेमकसद नहीं होता। या तो उसमें हमारी जिंदगी के अप्स एंड डाउन्स जो हम बता रहे हैं, कुछ अपनी स्टोरी जो है उसमें
नरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मकसद उसका यही होता है कि या तो हम अपने जज्बात जो है उस टाइम पे जो फील कर रहे होते हैं वो लोगों तक पहुंचाएं, या अगर उसमें कोई हिडन या मतलब ओपन जो है वो विजिबल मैसेज है जो दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, हम उसको भी जो है ना वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बिकॉज हिप हॉप और जो रैप है इसने दुनिया चेंज की है सर। लाइक व्हेन इट स्टार्टेड, तो मतलब कि ये हिप हॉप और रैप जो है इट्स अ मूवमेंट टू, ये पूरी एक मूवमेंट होती है। आप इससे, अब अगर मैं नाम लूं तो सिद्धू मूसेवाले ने नक्शा बदल कर दिया पूरी दुनिया का, यू नो। तो मतलब इतना इंटेंस है ये म्यूजिक। और मैं ये समझता हूँ, बल्कि मैं आपके मीडियम से ये बात कहना भी चाहूंगा कि जो रैपर होते हैं ना सर, वो बहुत ही ब्लेस्ड मखलूक है, ब्लेस्ड आर्टिस्ट होते हैं, क्योंकि हम अपना लिखते हैं, अपना कंपोज करते हैं, इसलिए हम दूसरों का गाया हुआ गाना नहीं गाते। यस बिल्कुल, सिंगर्स दूसरों का लिखा और कंपोज किया हुआ गाते हैं, हम अपना फ्रेश लिख कर गाते हैं। तो इसलिए मैं इस वाले से भी बहुत अच्छा महसूस करता हूँ कि मैं रैपर हूँ। चलें ठीक है स्टार शाह, और मैं अपने प्रोड्यूसर से इजाज़त के साथ, आई हैव गॉट 30 सेकेंड्स, मैं चाहूँगा थोड़ा सा ना धोखा हर पासे थोड़ा सा हमारे लिए आप करते जाएं एंड वील गो टू द ब्रेक, सो प्लीज़। धोखा हर पासे दिलों विच चोर रखदे ने बुलियां ते झूठे हासे, हाय धोखा हर पासे दिलों विच चोर रखदे ने बुलियां ते झूठे हासे, लोकी। थैंक यू सो मच स्टार शाह, बहुत शुक्रिया आपका, और इसी के साथ और मोहब्बत की हुंदी है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो ये थे स्टार शाह। इतना अच्छा लगता है जब हमारा ब्रांड जो है वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज होता है। एब्सोल्युटली, ऐसा बहुत फख्र फील होता है ना। हम दूसरे इंटरनेशनल स्टार्स को देख रहे होते हैं अदरवाइज कि वो ऐसा रैप कर रहे हैं या म्यूजिक इतना ज़बरदस्त बना रहे हैं, जब अपने पाकिस्तानी करते हैं ना तो ज़्यादा मज़ा आता है। टाइम हो रहा है ख़त्म, ले ले एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक। इसमें रैप कहीं भी नहीं था, लेकिन वेलकम बैक जनाब। वक्त हो जाता है वेदर अपडेट्स का। मेरी ड्रेसिंग देखकर तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कराची में सर्दियां आ चुकी हैं, लेकिन अगर हम मुल्क के मौसम की बात करें तो मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द और मतलब जज़वी तौर पर अबर आलूद रहने का इम्कान, जबकि बलूचिस्तान में क्वेटा, चमन, ज़ियारत में मतलब अबर आलूद रहने के अलावा हल्की फुल्की बारिश का भी इम्कान है। KPK की बात करें तो चित्राल, देर, सवात और करम में हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी एक्सपेक्टेड है। अहम शहरों के दर्जे हरारत की बात करें तो कराची की बात करेंगे। कराची में मिनिमम टेम्परेचर होगा 10 और मैक्सिमम जाएगा 26 डिग्रीज तक। बात करते हैं हैदराबाद की, तो हैदराबाद में मिनिमम टेम्परेचर आज होने वाला है 12 और मैक्सिमम जाएगा 26 डिग्रीज तक। मीरपुर खास की बात करें अगर तो मीरपुर खास में मिनिमम टेम्परेचर होगा 9 और मैक्सिमम जाएगा 25 डिग्रीज तक। नवाबशाह में आज मिनिमम टेम्परेचर होगा 8 और मैक्सिमम जाएगा 24 डिग्रीज तक। लाड़काना की बात करूं तो लाड़काना में आज जो मिनिमम टेम्परेचर है वो स्क्रीन पर आ रहा है 8 और मैक्सिमम टेम्परेचर होगा 24 और सूरज जो है वो चमकता रहेगा, स्काई क्लियर रहेगा। लेकर चलते हैं आपको गवादर की जानिब। गवादर में आज मिनिमम टेम्परेचर होगा 11, मैक्सिमम जाएगा 26, स्काई क्लियर होगा और सूरज चमकता रहेगा। क्वेटा लेकर चलते हैं आपको, तो क्वेटा में आज मिनिमम टेम्परेचर होगा -7, जी हाँ -7 और मैक्सिमम जाएगा 10 और पार्टली क्लाउडी रहने का इम्कान है। और लेकर चलते हैं आपको मुल्तान के जानिब। मुल्तान में आज मिनिमम टेम्परेचर होगा 6, मैक्सिमम जाएगा 22 तक, पार्टली क्लाउडी रहने का इम्कान। लाहौर में आज होगा मिनिमम टेम्परेचर 2 और मैक्सिमम जाएगा 19 तक। और यस, ये यहाँ पर भी बादल रहेंगे, पार्टली क्लाउडी रहने का इम्कान। बात करते हैं फैसलाबाद की, तो फैसलाबाद में आज होगा मिनिमम टेम्परेचर 4, ये भी पार्टली क्लाउडी ही रहेगा, मैक्सिमम जाएगा 22 डिग्रीज तक। शहर इक़्तिदार की अगर बात करूँ मैं इस्लामाबाद की, तो इस्लामाबाद में जो मिनिमम टेम्परेचर होगा वो होगा 3 और मैक्सिमम जाएगा 19 डिग्रीज तक। लेकर चलते हैं आपको मरी की जानिब, तो मरी में होगा आज मिनिमम टेम्परेचर 3, मैक्सिमम जाएगा 13, यानी कि मरी और इस्लामाबाद का जो मौसम है वो एक जैसा ही रहने वाला है। बात करेंगे पेशावर की, तो पेशावर में आज मिनिमम टेम्परेचर होगा 5 और मैक्सिमम टेम्परेचर होगा 20 डिग्री, स्काई क्लियर होगा, सूरज चमकता रहेगा। मुजफ्फराबाद में आज मिनिमम टेम्परेचर होगा 3, मैक्सिमम टेम्परेचर जाएगा 21 डिग्रीज तक, स्काई क्लियर होगा, सूरज
थोड़ा चमकता हुआ मिलेगा। लेकर चलते हैं आपको स्कर्दू की जानिब। तो स्कर्दू में आज मिनिमम टेम्परेचर होगा -11। जी हाँ, आपने सही सुना, -11। थोड़ा सा क्लाउडी रहेगा, मैक्सिमम जाएगा 0 की। सो ये था आज का वेदर अपडेट। सो चलते हैं प्रोग्राम के बकिया हिस्से की जानिब। फैसल, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया सोनिया। अब हम ज़रा सेहत की बात कर लेते हैं। देखिए, इंसान जब बीमार होता है तो दवा के लिए अस्पताल या करीबी क्लिनिक जाता है। एक हालिया रिसर्च हुई है, लेकिन ख़तरनाक इंकशाफ सामने आया है। पाकिस्तान में सालाना 5 लाख से ज़ायद अफराद गलतियों, जो तिब्बी गलतियां हैं उसकी वजह से, ख़ासतौर पे अद्वियात के गलत इस्तेमाल की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। वजूहात इसकी कई हो सकती हैं, जैसे कि गैर तरबियत याफ्ता अमला और ख़ुद सेल्फ मेडिकेशन भी एक बहुत बड़ा मसला है। फार्मासिस्ट के पास जो है वो आप चले जाते हैं और कहीं पे दुकानों के पास वो लाइसेंस होता है, कहीं पे नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू रिसर्च देयर इज़ अ ह्यूज परसेंटेज के जो आप फार्मेसी पे जिस पे जा रहे हैं वो लाइसेंस याफ्ता ही नहीं है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर और कंसल्टेंट जनरल लैप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर अमीर सोलंकी साहब। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर साहब, एक बहुत बड़ा ये इशू है, फिगर स्टैगरिंग है। जी जी, 5 लाख, क्या बड़ी वजूहात हैं इसकी? सेल्फ मेडिकेशन है या फिर डॉक्टर्स की तरफ से गलत प्रिस्क्रिप्शन है? क्या वजूहात हैं बड़ी? देखें, इसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। पहले तो जो सबसे बड़ी ख़तरनाक चीज़ है वो पूरे पाकिस्तान में और स्पेशली कराची में जो क्वेकरी होती है, जो क्वेक्स हैं, नीम हकीम ख़तरे जान, तो इनकी भी कराची को और बाकी पूरे मुल्क को मिला के जब आप बता रहे हैं कि लाखों में अमवात हुई हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लाखों में क्वेक्स बैठे हुए हैं पूरे पाकिस्तान में और सबसे ज़्यादा कराची में बैठे हुए हैं, जो हमारी पढ़े लिखे लोगों की सिटी है, वहाँ पे बैठे हुए हैं। ये हमारे लिए थोड़ी सी और ख़तरनाक बात है कि जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं वो इस चीज़ को, इसके ख़िलाफ़ आवाज़ भी उठा सकते हैं और सोसाइटी क्योंकि पढ़ी लिखी है तो इसके ख़िलाफ़ आवाज़ भी, गांव में या विलेजेस में या रिमोट एरियाज़ में अगर बैठे हुए हैं तो वो फिर भी चल जाता है कि क्योंकि वहाँ पे डॉक्टरों की फैसिलिटीज़ नहीं है। कराची में हज़ारों की तादाद में हॉस्पिटलें भी मौजूद हैं, क्लिनिक्स भी मौजूद हैं, लेकिन हमें कम से कम डॉक्टर और जो पैरामेडिक्स एंड जो क्वेक है उसमें रेक्टिफाई करना चाहिए, तो वो रेक्टिफिकेशन नहीं होती है। तो पहला तो ये ख़तरनाक चीज़ है जिसको ख़त्म होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि ख़ुद जो डॉक्टर बैठे हुए हैं जिनको हम जीपीज़ कहते हैं, वो आप ख़ुद सोचें कि जो मरीज़ जाता है, आप या हम हमारे गली कूचों में, हमारे मोहल्लों में डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, तो आपने देखा होगा उनकी फ़ी जो होती है वो 200-250 होती है, ठीक है। तो ये 200-250 में वो दवाई भी देता है, इंजेक्शन भी लगाता है और अपने लिए उसमें से बचाता भी होगा। ज़ाहिर है उस पर वो सारा वो जो जब वो लगाता है तो उसमें तो उसको कितना बचता होगा। तो मसला ये है कि वो जो एंटीसेप्टिक मेजर्स होते हैं वो भी नहीं होते हैं। इंजेक्शन ख़ुद लगाने के जो तरीके होते हैं वो भी फॉल्टी होते हैं। देखें, इंजेक्शन 3-4 तरीके से लगाया जाता है। इंट्रावेनस इंजेक्शन होता है, इंट्रामस्कुलर, इंट्राडर्मल एंड सबक्यूटिकल होता है। ठीक है, इसको अगर लेमैन के लिए आप समझा दें, जिल्द के लिए और इसके लिए। एक तो गोश्त में लगता है, ठीक, मसल। दूसरी जो हमारी नसें होती हैं उसमें, आईवी। दूसरा हमारी जो ये चमड़ी है जिसको सबकुटेनियस कहते हैं, और इंट्राडर्मल वो होती है जो पूरी हमारी चमड़ी के भी 5-6 लेयर हैं, तो उस पूरी चमड़ी के लेयर के अंदर जो लगते हैं। मुख्तलिफ वैक्सीन्स वगैरह यहाँ कई चीज़ें होती हैं, तो कैटेगरीज होती हैं। अब ये मैं ख़ुद सर्जन हूँ, तो मैं आपको बताऊँ कि मेरे पास तकरीबन डेली बेसिस पे 1 या 2 पेशेंट ऐसे आ जाते हैं। ये बड़ी बात है कि ज़ाहिर दूसरे भी सर्जन कराची में बैठे हैं, तो मेरे पास ही गलत इंजेक्शन लगाने वाले मरीज़ आते हैं जिनके बड़े बड़े एब्सेस बने होते हैं
और उनके खाल गली हुई होती जी, है, जी। सेल्यूलाइटिस बना हुआ होता है, और ख़ास तौर पे जो हमारे बेचारे जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें तो वो इन्फेक्शन एकदम से फैलता है। तो मेन ये सारी चीज़ें इसमें मैटर करती हैं। तो ये जो आप रिसर्च बता रहे हैं जी। ये बिल्कुल फैक्ट है, और इससे ज़्यादा भी हो सकता है और इससे थोड़ा कम भी हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा ही होगा, क्योंकि और वो दूसरी बात आपने खुद इंट्रो में कही कि सेल्फ मेडिकेशन जो होती है वो ख़ुद भी ख़तरनाक है, क्योंकि सिंपली जो पैरासीटामॉल है, पैरासीटामॉल अगर आप कई लोगों को ये पता नहीं है कि अगर आप पैरासीटामॉल फ्रीक्वेंटली लेंगे तो वो आपके लिवर को ख़त्म कर देगी, लिवर तबाह हो जाए, और लिवर इज़ द जनरेटर ऑफ बॉडी, और जनरेटर आपका ख़त्म हो जाएगा मतलब आपका घर ही बुझ जाएगा ना पूरा। तो फिर आप बिल्कुल बाकी आर्गान भी जो है ना वो काम नहीं करेंगे। तो डॉक्टर साहब, ऐसे क्वैक्स जो बैठे हुए हैं या जाली डॉक्टर्स या इस तरह के जो काम कर रहे हैं, वो तो कंपाउंडर्स भी कर रहे होते हैं, डॉक्टर्स से दूर की बात। जी जी। सो इनके ऊपर कभी कोई चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं रखा गया? इतनी जानें, लाखों के करीब जानें ज़ाया हो रही हैं हमारे पास, हम चेक एंड बैलेंस रख रहे हैं, तो फिर हम ये क्यों नहीं रख सकते कि ये क्वैक्स हैं तो इनको धर लिया जाए, पकड़ा जाए, इनके ऊपर इनके खिलाफ कार्रवाई हो? देखें, इस पाकिस्तान में पहले एक इनिशिएटिव लिया गया, पहले पाकिस्तान के में पंजाब हेल्थ केयर कमीशन बनी, जिसका पूरा मकसद ये था कि इनकी डेटा कलेक्ट की जाए कि कितने पैरामेडिक्स बैठे हैं, कितने जो है क्वेक्स बैठे हैं, कितने डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, और कितनी हॉस्पिटल्स हैं हमारे पास। सारी रजिस्ट्रेशन होनी थी इसकी। पहले पंजाब में बना, पंजाब में भी उसके कोई अच्छे रिजल्ट नहीं आए। उसके बाद सिंध में भी सिंध हेल्थ केयर कमीशन बनी, जिसकी बहुत बड़ी ऑफिस बनी हुई है, और उसको भी 3-4 साल होने वाले हैं। उसने भी जो काम किया है वो अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ है। कुछ लोग रजिस्ट्रेशन नहीं भी कराने चाहते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो मैं समझता हूँ इसमें कि क्योंकि ये जो कमीशनें बनाने से काम नहीं होगा, कमीशनें आप बना देंगे, फिर उस कमीशन बनाने के बाद होता ये है कि जैसे पंजाब में बनी तो पंजाब हुकूमत ने अपने जो नियरेस्ट एंड डियरेस्ट जो होते हैं उन डॉक्टरों को रखा, तो उन्होंने भी काम नहीं किया। इसमें अच्छे वॉलंटियर्स डॉक्टर्स चाहिए जिनमें कौमी गैरत हो कि वो उस बुनियाद पे आके उसमें काम करें। और दूसरी जो बात है, सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने भी, क्योंकि हमारे PMA के मेंबर उसमें काउंसलर भी हैं, तो वो काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। और अच्छा। ये बनाई भी सिंध हेल्थ केयर कमीशन जो है। हमारे पास फेसबुक पे भी एक सवाल आया है कि एक आम आदमी जो है वो जाली और असली दवा में क्या फ़र्क कर सकता है? कोई इस तरह की चीज़ है, वो कौन सी प्रिकॉशनरी मेजर्स वो ले सकता है? देखें, आम आदमी तो बेचारा बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि उसका जो जेनेरिक नेम है उसको ही पता नहीं है, तो वो कैसे उसमें कर सकता है? ये तो बिल्कुल बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है, बिल्कुल। लेकिन एक काम जो वो ये कर सकता है वो ये कि भाई एक तो सेल्फ मेडिकेशन से बचे। डॉक्टर अमीर साहब, थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाए और एक बहुत ही इन्फॉर्मेशनल सेगमेंट हुआ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक तो सेल्फ मेडिकेशन ना करें और दूसरा ऐसे डॉक्टर्स के पास जाएं जो रजिस्टर्ड हों। हम आने वाले दिनों में इस पर मज़ीद बात भी करेंगे। आज आपसे हम इजाज़त लेते हैं, अब आपसे मुलाकात होगी कल। करें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।